प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा 31 मई यानी कि रविवार को पूरा हो जाएगा। इससे एक दिन पहले शनिवार पीएम मोदी ने देशवासियों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बीते 1 साल में सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक और नागरिक संशोधन बिल CAA का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। लेकिन पीएम मोदी की बातों से इतर बीते 1 साल में पीएम मोदी के कार्यकाल में कुछ ऐसी बातों पर ध्यान दे तो पाएंगे कि ये देश के हित में नहीं थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नंबर 1, नागरिकता संशोधन बिल CAA को लेकर दंगे। मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जिसके मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसे अल्पसंख्यकों जिनके ऊपर धर्म के आधार पर अत्याचार हुआ, उनके देश में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद अमित शाह ने ऐलान किया कि NRC लाकर देश से अवैध नागरिकों को बाहर किया जाएगा। यहाँ सरकार की ओर से संवाद में चूक हुई और मुसलमानों के बीच संदेश गया कि उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ पहले ही गुस्सा था, क्योंकि इसको कई संगठन और लोग धर्मनिरपेक्षता और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे थे। लेकिन NRC वाली बात सुनकर दिल्ली सहित देश के कई शहरों में प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा हुई। बाद में पीएम मोदी को दिल्ली में हुई रैली में सफाई देनी पड़ी कि किसी भी नागरिक की नागरिकता खतरे में नहीं है, लेकिन तब तक बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका था। नंबर 2, महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनाना और फिर इस्तीफा। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों की गठबंधन ने मिलकर बहुमत भी पा लिया। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद के लिए झगड़ा शुरू हो गया। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन शपथ ग्रहण होना था, उससे पहली रात ही एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजित पवार बीजेपी से मिल गए। सुबह 7 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने भी उनके साथ जाकर राजभवन में शपथ ग्रहण किया। अजित पवार ने दावा किया उनके साथ कई विधायक आ गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा, जहां पर फ्लोर टेस्ट का फैसला सुनाया गया। लेकिन इससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। अजित पवार का दावा हवाई साबित हुआ। बीजेपी की भी काफी किरकिरी हुई। इसके साथ ही राजभवन और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठे। नंबर 3, विपक्ष की भूमिका हो गई जीरो। इसमें दो राय नहीं है कि मोदी सरकार अपनी दूसरी कार्यकाल में प्रचंड बहुमत के साथ आई और राज्यसभा में भी उनको समर्थन देने के लिए साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका भी होती है और सरकार से उम्मीदें होती है कि उससे भी सलाह मशवरा किया जाए। लेकिन मोदी सरकार की कार्यशैली में विपक्ष को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। ये आरोप अक्सर कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेता लगाते रहे हैं। हाल ही में लॉकडाउन को लेकर भी ऐसे ही आरोप लगे। नंबर 4, बेरोजगारी स्तर चरम पर। केंद्र में मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने को आए। इस दौरान देश में बेरोजगारी की दर बेतहाशा बढ़ी है। हालांकि सरकारी दावा है कि कई कदम इसको लेकर उठाए गए और असंगठित क्षेत्र का डाटा नहीं होने से इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं कि कितने लोगों को रोजगार मिला। लेकिन सच्चाई है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम जमीन पर फेल साबित हुए और ये रोजगार देने में सक्षम साबित नहीं हो पाए। दूसरी ओर सरकारी नौकरियों में भी अवसर कम होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद एक बड़ी संख्या बेरोजगार हो गई है और ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। नंबर 5, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा। कोरोना वायरस के चलते संक्रमण को रोकने के लिए बीते 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। इसकी वजह से उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों को होने वाली समस्याओं का आकलन सरकार ठीक से नहीं कर पाई और न ही उनके लिए कोई ठोस उपाय कर पाई। नतीजा ये हुआ कि जब मजदूर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल ही तय करके अपने घरों को जाने लगे तो स्थिति दुखदायी हो गई। सरकार पर भी दबाव बढ़ा तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, लेकिन उनमें क्या हाल है किसी से छिपा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन से पहले अगर कोई ठोस नीति अपनाई गई होती तो प्रवासी मजदूरों को इतनी दिक्कत ना उठानी पड़ती। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।